कहीं बहुत दूर वक्त के उस पार एक ऐसी तहजीब ने जन्म लिया जो न सिर्फ इल्म हिकमत की रोशनी थी बल्कि मोहब्बत, फन और रूहानियत का इस्तारा भी थी। ये वो कौम थी जो सूरज की पहली किरण में उम्मीद देखती थी, चांद की चमक में इबादत महसूस करती थी और ज़मीन की हर सांस को कुदरत का एक राज समझती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मायन तहजीब की। एक ऐसी तहजीब जिसने सितारों की चालों को पढ़ा, सूरज की गर्दश को मापा, वक्त को कैद किया और ऐसी यादगारें छोड़ी जो आज भी तारीख के माथे का झूमर है। ये वही कौम थी जिसके शहरों में मोहब्बत के नगमे गूंजते थे, जिनके राम न सिर्फ पत्थरों की दीवारें थीं बल्कि ख्वाबों के ताजमहल थे, जिनकी मोहब्बत इबादत ही नहीं बल्कि इश्क की पहचान। लेकिन फिर वो लम्हा आया जब मोहब्बत के गीत खामोश हो गए, जब ख्वाब पत्थरों थले दब गए, जब सदियों की तहजीब एक राज बन गई। आखिर ये कौम कहाँ गई? वो मोहब्बत करने वाले, इल्म रखने वाले, सितारों से बातें करने वाले कैसे एक पल में सफ़ा हस्ती से ही मिट गए? क्या ये कुदरत का कोई फैसला था या फिर कोई ऐसा राज जिसे जुबान पर कभी लाया ही नहीं गया? आज की इस वीडियो में हम इसी खोई हुई दुनिया को तलाश करेंगे, मायन तहजीब की उन कहानियों को सुनेंगे जो वक्त ने छुपा रखी हैं और उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो शायद कभी मिट ही ना सके। मायन तहजीब ये वो कौम थी जो वक्त को मापती थी, ज़मीन के सीने पर अपने इल्म हिकमत की मोहरें सब्त करती थी। ये वो लोग थे जो पत्थरों को तराश कर ख्वाब बनाते थे, जो ज़मीन को जन्नत में बदलने का हुनर जानते थे और जो वक्त के पार जाकर मुस्तकबिल को परखने की सलाहियत रखते थे। मायन तहजीब जहाँ ज़मीन ख्वाब बनती थी। माया कौम की जड़ें मैसो अमेरिका के इस खित्ते में पेवस्त थीं जहाँ कुदरत ने अपनी फयाजी की कोई हद न रखी थी। घने सब्ज जंगलात जिनकी शाखों पर सूरज की किरणें भी थक कर गुजर जाती थी, चमकते दरिया जिनके पानी में चांदनी का अक्स दिखाई देता था, ऊंचे पहाड़ जो बादलों से हम कलाम होते थे। ये वही खित्ता था जहां मायन तहजीब ने अपने पहले ख्वाब देखे, अपनी पहली बस्तियां बसाईं और पहली इबादत गाहें बनाईं। ये लोग ज़मीन की ज़बान समझते थे, कुदरत के इशारे पढ़ते थे और आसमान की कहानियों को महफूज रखते थे। कभी सोचा है वक्त की गहराइयों में कहीं एक ऐसा लम्हा था जब जंगल खामोश था, ज़मीन खाली थी और आसमान पर सितारे अपनी चमक से कोई कहानी कह रहे थे। ये वो वक्त था जब इंसानी तहजीब ने पहला कदम बढ़ाया, जब मिट्टी में बीज बोया गया, जब शिकारी इंसान बने, पहली बार ज़मीन को काश्त के काबिल बनाने का ख्वाब देखा गया। ये वही लम्हा था जब मायन तहजीब की कहानी का पहला हरफ लिखा गया। मायंस के बारे में जानने के लिए आपको मायंस के 3 पीरियड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला प्री क्लासिक पीरियड, दूसरा क्लासिक पीरियड और तीसरा पोस्ट क्लासिक पीरियड। प्री क्लासिक पीरियड जो 2000 BC से 250 AD तक चलता है। ये मायन तहजीब का इब्तदाई दौर यानी उम्मीदों और ख्वाबों का दौर था। मायन लोग किसी एक दिन में जन्म नहीं लेते और ना ही ये तहजीब किसी जादू की छड़ी से वजूद में आती है। ये कहानी हजारों साल पर फैली है, एक ऐसा सफर जो जंगलों की गहराइयों से शुरू होकर अजीम शहरों तक पहुँचता है। मायन लोग कहाँ से आए और साइंसदानों का क्या नजरिया है? मायन कौम के असल आबाओ अजदाद के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज मौजूद है। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये एशिया से हजारों साल पहले हिजरत करके शुमाली अमेरिका आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जनूब की तरफ बढ़ने लगे और यहाँ तक कि वो मैसो अमेरिका के सरसब्ज इलाकों में आबाद हो गए। दूसरी तहकीक कहती है कि वो हमेशा से इसी खित्ते के बाशिंदे थे जिन्होंने अपने इर्द गिर्द कुदरती माहौल से हम आहंग होकर एक नई तहजीब को जन्म दिया। मायन तहजीब की असल जगह एक ख्वाबों की सरजमीन थी। मायन तहजीब की शुरुआत मौजूदा मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और एल सल्वाडोर के इलाकों से हुई। ये कोई आम जमीन नहीं थी, यहाँ के मंजर जादुई थे। घने रेन फॉरेस्ट जहाँ सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुँचती थी, बहते दरिया जो जिंदगी की रवानी का जरिया थे, ऊंचे पहाड़ जो बादलों से छुपे नजर आते थे, जरखेज मिट्टी जिसमें जिंदगी की कहानियां पोशीदा थी। ये वही जगह थी जहां मायन कौम ने अपनी पहली ईंट रखी, जहां उनके ख्वाब जड़ पकड़ने लगे और जहां उनकी तहजीब के पहले चिराग जलने लगे। मायन लोग इब्तदाई में हंटर्स, जंगली फल जमा करने वाले गैदरर्स थे। वो घूमते फिरते शिकार करते और कुदरत के दिए हुए वसाइल पर गुजारा करते। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने एक हैरत अंगेज तब्दीली देखी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि अगर बीज बोया जाए और पानी दिया जाए और ज़मीन की देखभाल की जाए तो खुराक हमेशा के लिए हासिल की जा सकती थी। ये दरियाफ्त
कोई मामूली दरियाफ्त नहीं थी। ये वो लम्हा था जब इंसानों ने कुदरत के साथ एक नया रिश्ता जोड़ा, जब जंगलों में घूमने वाले कबीले एक जगह रहने लगे, जब शिकारी ज़मींदार बन गए। पहला गांव, पहला कदम। मायन लोगों ने सबसे पहले छोटी बस्तियां बनाई। उन्होंने जंगल के खुले हिस्सों को चुना जहां ज़मीन जरखेज थी, पानी करीब था और खुराक की पैदावार आसान हो सकती थी। ये बस्तियां ज़्यादा बड़ी न थीं, लेकिन ये तहजीब के पहले शुरुआती दिन थे। यहाँ के मकानात लकड़ी, मट्टी और घास से बनाए गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन जगहों पे खानदान आबाद होने लगे। मायन लोगों की सबसे बड़ी दरियाफ्त उनकी खुराक थी। उन्होंने मकई की खेती को अपना बुनियादी जरिया बनाया, लेकिन मकई उनके लिए सिर्फ एक खुराक नहीं थी, ये जिंदगी की इलामत थी, खुदा का तोहफा थी। लोग इस पर यकीन करते थे कि उनके देवताओं ने इंसान को मकई से बनाया है, इसीलिए वो इसे मुकद्दस मानते थे और इसके लिए हर साल मजहबी तकरीबात भी होती थी। आहिस्ता आहिस्ता मायन्स बढ़ने लगे। मायन लोगों ने सिर्फ खेती बाड़ी ही नहीं की, बल्कि माशरती निज़ाम की भी बुनियाद रखी। यहाँ हर शख्स का एक मखसूस काम था। कुछ लोग किसान बने तो कुछ लोगों ने बर्तन साजी का काम शुरू कर दिया और कुछ बुनाई में माहिर हो गए। कुछ मजहबी रहनुमा बन गए जो देवताओं की इबादत करते और लोगों की रहनुमाई करते। यही वो दौर था जब मायन तहजीब का पहला बीज बोया गया, वही बीज जो आगे चलकर एक मजबूत दरख्त बनने वाला था। लेकिन मायन तहजीब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने लगी। मायन लोग अब न सिर्फ किसान और शिकारी थे, बल्कि वो इल्म और तहरीर की दुनिया में भी कदम रख चुके थे। ये वो दौर था जब मायन ने अपनी इब्तदाई इलामती ज़बान यानी मायन हायरोग्लिफिक्स की शुरुआत की, जो कि दुनिया की सबसे कदीम तरीन तहरीरों में एक समझी जाती है। इसी दौर में उन्होंने गिनती का निज़ाम यानी न्यूमेरिक सिस्टम भी ईजाद किया, जिसमें वो ज़ीरो का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती लोग बने। आहिस्ता आहिस्ता मायन तहजीब अपनी पहचान बनाने लगी। मायन तहजीब की शुरुआत मेहनत, इल्म और कुदरत के साथ हम आहंगी की कहानी थी। ये लोग शिकारी से किसान बने, गांव बसाए, अपनी ज़बान ईजाद की और एक अलग तहजीब की बुनियाद रखी। लेकिन अभी ये मायन्स का सिर्फ पहला कदम था। आगे चलकर ये छोटे छोटे गाँव के रहने वाले लोग अजीम शहर बसाने वाले थे, एस्ट्रोनॉमी में हैरान कुन दरियाफ्तें करने वाले थे और तारीख में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करवाने वाले थे। मायन तहजीब का ये सफ़र ख्वाबों का सफ़र था और अभी ये सफ़र शुरू हुआ था। उसके बाद मायन्स का सुनहरी दौर यानी क्लासिक पीरियड, जो 2050 एडी से 900 एडी के दरमियान था। ये वो दौर था जो मायन तहजीब अपनी पीक पे थी, जब माया के शहर इल्म, फ़न और तहजीब के गढ़ बन चुके थे। ये वो ज़माना था जब फल्कियात के माहिरीन सितारों से राज छीन रहे थे, जब रियाजी दान वो अदद लिख रहे थे जो दुनिया ने पहले कभी देखे ही नहीं, जब बादशाह अपनी सल्तनत को फ़न, मज़हब और जंग के सहारे आगे बढ़ा रहे थे। याद रहे जंग, मायन्स जंग भी करते थे और उनकी जंगें आम जंगें नहीं होती थी, बल्कि सदियों तक चलती थी। उस दौर में माया लोगों ने ऐसे ऐसे शहर बसाए जिनकी शान और शौकत आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। ये शहर सिर्फ रहने के लिए नहीं थे, बल्कि ये इल्म, इबादत और सियासत के मराकिज़ थे। इनके नाम तारीख के सफ़ात में हमेशा हमेशा के लिए रकम हो गए। टिकाल सबसे बड़ा और ताकतवर शहर जहाँ अजीम इबादत गाहें और महल्लात थे। उसके बाद कालकमुल, एक ऐसा शहर जिसने टिकाल से सदियों मुकाबला किया और हमेशा अपनी ताकत का लोहा मनवाया। उसके बाद मायन तहजीब का शहर कोपान, माया तहजीब का सकाफती और फनकाराना मरकज़ जहाँ पत्थरों पर कुंदा तस्वीर और तहरीरें आज भी मौजूद हैं। और उसके बाद मायन तहजीब का सबसे अजीम शहर जिसे चेचन इत्ज़ा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा शहर जो इल्म और अकीदे का मरकज़ था, जहाँ आज भी एल कास्टेलो नामी पिरामिड अपनी तमाम तर शान और शौकत के साथ खड़ा है। ये तमाम शहर आपस में जुड़े हुए थे, एक नेटवर्क की तरह, जहाँ सड़कें, नहरें और तजारती रास्ते सब कुछ मौजूद था। मायन लोग सड़कों को साक़ बे कहते थे। चूने के पत्थरों से बनाई गई सफ़ेद रोशनी बखेरती सड़कें थी। मायन तहजीब के सुनहरी दौर में उनकी आबादी भी अरूज पर थी। माहिरीन का अंदाज़ा है कि माया इलाके में 10 से 15 लाख लोग रहते थे और ये एक हैरान कुन तादाद है, ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि वो जदीद मशीनरी के बगैर ये सब कुछ कर रहे थे। याद रहे उनके पास कोई अटलांटिस के लोगों की तरह एडवांस मशीनरी नहीं थी, बल्कि इवन तक के कहते हैं कि उनके पास पहिए जैसा कॉन्सेप्ट भी नहीं पहुंचा था। उसके बगैर वो इतने अजीम शहर बसा रहे थे, जो कि एक हैरान कुन बात है।
जब इंसानों ने वक्त को समझने और हिसाब रखने की कोशिश की तो कई तहजीबों ने अपने अपने तरीके बनाए, लेकिन मायंस कैलेंडर इन सब में सबसे ज्यादा हैरत अंगेज और एक्यूरेट साबित हुआ। ये महज एक आम कैलेंडर नहीं था, बल्कि वक्त की प्रेडिक्शन करने वाला एक ऐसा सिस्टम था जो सदियों के बाद भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा था। मायन तहजीब ने सूरज, चांद और सितारों की मूवमेंट को इतनी बारीकी से समझा कि वो दुनिया के खात्मे की कहानी, दुनिया के खात्मे की तारीख लिखने के काबिल हो गए। 21 दिसंबर 2012 वो दिन जब दुनिया अपने खात्मे के सबसे ज्यादा करीब थी। मायन कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 को लॉन्ग काउंट कैलेंडर का 13वां बाक्टून मुकम्मल हो रहा था। मायन तहजीब में बाक्टून एक लंबे अरसे को कहते हैं। जब ये कैलेंडर इस नुक्ते पर पहुंचा तो कई लोगों ने इसे दुनिया के खात्मे की प्रेडिक्शन समझ ली। मायन कैलेंडर को समझने के लिए आपको मायन लॉन्ग कैलेंडर के पूरे सिस्टम को समझना होगा। सबसे पहले मायंस में एक टुन होता था जो कि 365 दिनों पर मुश्तमिल होता था, और जब 20 टुन यानी 20 साल मुकम्मल होते के तकरीबन 7200 दिन बनते हैं तो उसे एक कुतुन कहा जाता था या कुटुन कहा जाता था, और जब 20 कुतन मिलते थे तो एक बाक्टुन बनता था। और मायन लॉन्ग कैलेंडर में 13 बाक्टुन होते थे यानी तकरीबन 5125 साल। मायन कैलेंडर का आखिरी यानी 13वां बाक्टुन 3014 BC से शुरू हुआ और 2012 AD में मुकम्मल हुआ। ये तस्वर इतना मकबूल हो गया कि पूरी दुनिया में खौफ की एक लहर दौड़ गई। लोग समझने लगे कि शायद कोई तबाही आने वाली है, ज़मीन पर जलजले आएंगे, सैलाब सब कुछ बहा के ले जाएगा, या फिर कोई आसमानी बला नाजल होगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मायन लोगों ने कभी दुनिया के खात्मे की प्रेडिक्शन की ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ वक्त के एक नए दौर यानी एक न्यू एरा की शुरुआत की निशानदेही कर रहे थे। जैसा कि हमारे कैलेंडर में जब साल खत्म होता है यानी जैसे दिसंबर के बाद दोबारा जनवरी आता है, इसी तरह मायन कैलेंडर एक नए दौर की शुरुआत की निशानदेही कर रहा था। मायंस का पीक कह रहा था। इस वक्त मायन तहजीब अपने अरूज पर थी, लेकिन सवाल ये है कि मायन तहजीब खत्म कैसे हुई? वो तहजीब जो पूरी कायनात के राज जानती थी खुद एक राज कैसे बन गई? ये जानने के लिए हमें मायंस के आखिरी अहद यानी आखिरी एरा के बारे में जानना होगा। ये वो जगह हैं जहाँ कभी मायंस आबाद थे, कभी यहाँ जिंदगी थी, कभी इन गलियों में हंसी गूंजती थी, कभी यहाँ इबादत गाहों में दिए जलते थे, और आज सिर्फ वीरानी है, एक सुनसान सन्नाटा, एक ऐसी खामोशी जो सदियां पुकारने के बावजूद भी नहीं टूटती। मायन तहजीब एक ख्वाब जो सदियों तक बुना गया, एक हकीकत जो सूरज की तरह चमकी और फिर एक ऐसा राज बन गई जो वक्त के धुंधलकों में कहीं खो गया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ कैसे? वो कौन सी हवाएं थी जो इनके चिरागों को बुझा गई? वो कौन सी आंधियां थी जो इनके ख्वाबों को बहा के ले गई? वो कौन सी ऐसी दास्तान थी जो अधूरी रह गई? कहते हैं जब जमीन रूठ जाए तो सब कुछ फना हो जाता है। माया के अजीम शहर जहाँ बाग लहलहाते थे, जहाँ दरियाओं का पानी खुशबू बखेरता था, वही जमीन बंजर हो गई। पानी के चश्मे सूख गए, दरिया खामोश हो गए। पहले धरती ने फसलों को जलाया, फिर आसमान ने बारिशों से मुंह मोड़ा, फिर भूख ने इंसानों के जिस्मों को खोखला कर दिया, और आखिर में प्यास ने इनके ख्वाबों को राख कर दिया। कहते हैं जब रोटी के टुकड़े नायाब हो जाएं तो मोहब्बत भूख के हाथों हार ही जाती है। माया लोग जो एक वक्त एक परचम के साए तले जमा थे, एक दूसरे पर हमला आवार हो गए। कल जो भाई था आज दुश्मन था, कल जो हमसाया था आज खंजर लिए खड़ा था। माया के शहर मैदान जंग बन गए और खून बारिश की जगह बहने लगी। यहाँ कभी अमन के गीत गाए जाते थे, आज बस जंग की सरगोशियां थी। माया के बादशाह अपने आप को देवता समझने लगे, जैसे वक्त उनके इशारों पर रुकता है। लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुका, ना आज न कल और न कभी रुकेगा। जब जमीन ने अनाज देना छोड़ दिया, जब बारिशों ने धरती पर रहम खाना बंद कर दिया, तब भी माया के बादशाह सोने में लिपटे बैठे रहे। तब भी उनके महल्लों में रक्स होता रहा, तब भी वो खुद को लाफानी समझते रहे। लेकिन तारीख के औराक पे लिखा है कि जो अपनी राया का दर्द नहीं सुनता वो खुद भी ज्यादा देर बाकी नहीं रहता। कहते हैं जब ज़मीन पर जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब इंसान फितरत के असूल भूल जाए, तो ज़मीन खुद इंसाफ करती है। माया के शहर जो आसमानों को छूते थे, माया के मंदिर जहाँ देवताओं के नाम के गीत गाए जाते थे, माया की बस्तियाँ जहाँ खुशबू महकती थी, सब एक झटके में ज़मीन बोस हो गए। जलजले आए, तूफान आए, बारिशों ने ज़मीन को तरसाया और आखिर में वक्त ने बुला दी और फिर रह गई बस खामोशी। वो शहर जहाँ कभी जिंदगी थी, आज बस चमगादड़ों का बसेरा है। वो गलियाँ जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ बस सुनसान रास्ते हैं जहाँ हवा सरगोशियाँ करती है। माया तहजीब मिट गई, मगर उनकी चीखें वक्त की दीवारों में कहीं कैद हो गई। उनके ख्वाब, उनके आंसू, उनकी मोहब्बत, दुआएं सब इन पत्थरों में दफन है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ कैसे? क्या वाकया ही खुशहाली और जंगलों ने इन्हें मिटा दिया? क्या वाकया ही फितरत का कहर ही इनके जवाल की असल वजह बना, या फिर कहानी में कोई और राज छुपा है?
तारीख हमें बताती है कि खुश्क साली खाना जंगी और हुक्मरानों की गफलत ने मायन तहजीब को तबाह कर दिया। लेकिन कुछ सवालात आज भी हमारे ज़हनों को झंझोड़ देते हैं। माया के अजीम शहर जो कभी जिंदगी से भरे हुए थे अचानक कैसे खाली हो गए? ये लोग गए तो गए कहाँ? क्या वाकया ही खत्म हो गए या कहीं छुप गए? माहिरीन कहते हैं कि शदीद खुश्क साली ने इन्हें बर्बाद कर दिया। ज़मीन ने अनाज देना छोड़ दिया, बारिशों ने धरती से मुंह मोड़ लिया। लेकिन सवाल ये है कि माया तहजीब सदियों तक मौसम की सख्तियों का सामना करती रही, फिर अचानक वो इन हालात के आगे झुक क्यों गई? अगर माया के लोग खुश्क साली से मर गए तो उनकी लाशें कहाँ हैं? अगर जंगलों में कत्ल हुए तो उनके कत्लेआम के आसार कहाँ हैं? माया के शहर जो लाखों की आबादी रखते थे वो सब अचानक कहाँ चले गए? या सवाल ये नहीं कि माया क्यों खत्म हुए, सवाल ये है कि वो गए कहाँ? मायन कैलेंडर को दुनिया के सबसे पेचीदा और हैरानकुन कैलेंडर में शुमार किया जाता है। कहते हैं मायन लोग वक्त के राज जानते थे, वो मुस्तकबिल के दरीचों में झांक सकते थे। तो क्या इन्हें अपनी तबाही का इल्म नहीं था? क्या वो पहले से जानते नहीं थे कि एक दिन उनका सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा? या फिर कोई और राज था जो आज भी वीरान खंडरात में दफन है? माया चले गए, मगर क्या वाकया ही वो खत्म हो गए, या वो कहीं और, किसी और जमीन पर, किसी और कहानी में, किसी और तारीख में जिंदा है? इसीलिए आज भी ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा राज है, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मिस्ट्री, इसे आज तक कोई हल नहीं कर सका। लेकिन जो भी हो, इससे ये सबक मिलता है कि ताकतवर भी मिट सकते हैं, मगर कुछ राज कभी मरते नहीं। मायन तहजीब का राज आज भी जिंदा है। माया तहजीब महज एक तारीख नहीं बल्कि एक एहसास है, एक कहानी है, एक ऐसी लाफानी हकीकत है जो वक्त के साथ मिट तो गई मगर फिर भी कहीं ना कहीं जिंदा है। हमारी सांसों में, हमारी ज़मीन में, हमारी नज़रों से ओझल मगर हमेशा हमारे साथ। ये तो थी मायंस की तारीख। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं रोमन्स कैसे बने? कैसे रोमन्स एक छोटे से गांव से इतनी बड़ी किंगडम बन गया? जानने के लिए सामने स्क्रीन पर क्लिक करें।